आज हमारे पास वीडियो है इंडियन मीडिया की तरफ से। इंडियन मीडिया का कहना है कि नेपाली गोरखों की अब कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप सबको पता है कि नेपाली गोरखा इंडियन आर्मी के अंदर काम करते हैं और इंडियन आर्मी के अंदर ही नेपाली गोरखों का एक बड़ा राज हुआ करता था। लेकिन 2022 में इंडिया की वजह से नेपाली गोरखा इंडियन आर्मी के अंदर शामिल नहीं हो रहे। अब इंडियन मीडिया की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उनका कहना है कि इंडियन आर्मी को अब नेपाली गोरखों की ज़रूरत नहीं है। क्या सच में ये नेपाली गोरखों की अब भर्ती इंडियन आर्मी के अंदर नहीं की जाएगी? क्या सच में नेपाली गोरखों की कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया को? रिपोर्ट देखेंगे, फिर आपके साथ इसके बारे में डिटेल से बात। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो रोज़ की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब के। दरअसल उन्होंने एक बयान दिया है, उसमें ये कहा है कि हमारी सेना के अंदर गोरखा सैनिकों की कमी से हमें कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है किसी प्रकार का। तो हमें समझना है कि दरअसल ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से अब नेपाल के जो गोरखा हैं वो भारतीय सेना में नहीं आ रहे हैं, उनकी भर्ती नहीं की जा रही है। इसके पीछे क्या महत्वपूर्ण रीज़न सभी को समझते हैं और बस ऐसी बातों को हम लोग आज अपनी क्लास में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम और सेना दोनों की दृष्टि से सारी चीज़ों को देखते हैं क्या क्या इसमें शामिल है। तो भारतीय सेना पर नए नेपाली गोरखा सैनिकों की अनुपस्थिति का कोई असर नहीं, ये बोला गया है आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब के द्वारा। तो क्या क्या बातें हुई हैं, दरअसल स्थिति क्या थी, तो देखिए सेना कमांडरों की वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, ओके। तो देखिए दरअसल स्थिति यहाँ पर कुछ इस प्रकार की थी कि हमारे जो सेना कमांडर होते हैं उन सभी की वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सेना कमांडरों की वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्थिति कुछ इस प्रकार की थी कि हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने कुछ यहाँ पर बातें कही। तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यहाँ बताया कि नेपाली गोरखा सैनिकों की भर्ती में रुकावट के बावजूद भारतीय सेना की परिचालन तैयारियों और कुल ताकत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। यानी कि परिचालन तैयारियां भी हमारी जैसी थी सब कुछ वैसी ही हैं और कुल जो ताकत थी वो भी यथावत बनी हुई है। हम अभी भी मजबूत स्थिति में, तो ऐसा नहीं है कि गोरखा नहीं आ रहे हैं तो हम कमज़ोर हो गए हैं। तो सेना जैसी थी हमारी वो यथावत है, बिल्कुल अपने रूप में बनी हुई है। सेना कमांडरों की वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना के सर्वोच्च सैन्य नेतृत्व द्वारा हर साल आयोजित की जाती है, जिसमें सेना के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो सर्वोच्च सैन्य नेतृत्व इसका आयोजन करता है और हर साल हम लोग देखते हैं कि सेना से जुड़े हुए मुद्दों पे डिस्कशन होता है, चर्चा होती है और ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो 2020 में कोविड के दौरान क्या हुआ था कि दिक्कतें दरअसल शुरू हुई थी। तो कोविड में क्या हुआ कि सेना भर्ती में 2 वर्षों की रुकावट आ गई और इसी साथ हम लोग ये देखा कि भर्ती केंद्रों में बदलाव हो गए और साथ साथ लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हुई। अब जब कोविड शुरू हुआ, लॉकडाउन लग गया, भर्ती नहीं कर रहे हैं, चीज़ें यहाँ पर रुकी। इसके बाद क्या हुआ कि हमारी केंद्र सरकार ने एक योजना लेकर के आ गई और केंद्र सरकार लेकर के आई अग्निपथ योजना। हम सभी जानते हैं अग्निपथ योजना एक प्रकार की टेम्पररी ज्वाइनिंग दी जाती है सेना के अंदर, है ना। आप आर्मी में भी जा सकते हैं, नेवी में भी जा सकते हैं, किसी में भी जा सकते हैं जो आपको ठीक था। तो यहाँ पर ज़्यादा पर टेम्पररी होता है, 4 सालों के लिए पूरे की पूरी सेवा का काल यहाँ पर चलता है। तो क्या हुआ कि बाद में हमारी भारत सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू कर दी। भारत में बहुत विरोध किया गया, अभी भी विरोध होता है। अब अग्निपथ योजना शुरू करने का क्या हुआ कि नेपाल ने कह दिया कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली जो 3-4 साल की सेवा है, हम इस काम के लिए या 3-4 सालों की सैलरी के लिए अपने लोगों को मरने के लिए नहीं भेज सकते, ये ठीक नहीं लग रहा हमें। तो नेपाल ने साफ तौर पर मना कर दिया, कह दिया कि भैया अग्निपथ योजना के तहत हम गोरखा रेजिमेंट नहीं चलवाने वाले, अपने सैनिकों को नहीं भेजेंगे, जैसे आपको ठीक लगे आप अपना देख लीजिएगा। तो नेपाल ने साफ इनकार कर दिया। तो इसका जो प्रभाव था वो प्रभाव पड़ा नेपाली गोरखा भर्ती पे, क्योंकि नेपाली गोरखा रेजिमेंट जो है वो धीरे धीरे फिर उसमें संख्या कम होने लगी। अब हम लोग वर्तमान में ये देख रहे हैं कि इन सभी दिक्कतों के कारण वर्तमान में जो नेपाली गोरखा बटालियन है उन बटालियन के अंदर 14,000 से ज़्यादा सैनिकों की कमी चल रही है, जिनको हम लोग अपने बाकी और फोर्सेस के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। गोरखा रेजिमेंट के कार्यों पर असर पड़ा है और इसकी ताकत कम हुई है। इसके अलावा भारतीय सेना की जो सामरिक ज़रूरतें हैं वो यथावत है, क्योंकि देखो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हम ज़रूरी थोड़ी गोरखाओं की तरफ जाएंगे या नेपाल की तरफ जाएंगे। हमारी ज़रूरत है वो हम लोग अपने थ्रू ही पूरा कर लेंगे, अपने लोगों के थ्रू पूरा कर लेंगे और हमें भर्ती करनी है या जैसे भी चीज़ चलानी है वो कंप्लीट होगी। भारत में भले ही अग्निपथ योजना का कितना ही विरोध हुआ हो, लेकिन अग्निपथ योजना में फिर भी बड़े स्तर पर भर्ती हुई है और युवाओं ने ज्वाइनिंग की है और सेवा में लगे हुए हैं देश के भी। ठीक है, तो इसलिए गोरखा रेजिमेंट प्रभावित हुई है, गोरखा बटालियन प्रभावित हुई है, ना कि भारतीय सेना, वो अपने रूप में वहीं की वहीं बनी हुई है। अब नेपाल को प्रस्ताव भी भेज दिया भारत ने, ऐसा नहीं है कि भाई नेपाल से बातचीत नहीं हो, संबंध अच्छे हैं, पड़ोसी देश है। तो हम लोगों ने क्या किया, नेपाल को
प्रस्ताव भी भेजे, कह दिया कि भाई गोरखा सैनिकों की भर्ती हम लोग शुरू कर सकते हैं। ये भी कह दिया कि जो हमारी परंपरागत प्रोटोकॉल है, जो पहले के नियम चले आ रहे थे, उसी नियमों के तहत हम गोरखाओं की भर्ती भी कर लेंगे, ऐसी कोई परेशान होने वाली बात ज़्यादा है नहीं, चीज़ों को मैनेज कर लिया जाएगा, ये भी कह दिया गया। अब जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि उन्होंने कह दिया कि हम सेना के संप्रभु, जो नेपाल के अपने संप्रभु निर्णय हैं, उन निर्णयों का सम्मान भी करते हैं और नेपाल के राजनीतिक और सैन्य निर्णयों को हम लोग समझते जानते हुए किसी भी कदम के लिए कूटनीतिक तरीके से काम कर रहे हैं। ये सारी बातें जो थी वो हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारत की तरफ से बता दी गई। हालांकि सिर्फ बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, फिर यात्राएं वगैरह भी हुई जहाँ पर चीज़ों को और अच्छे से कोऑपरेट किया गया, मैनेज किया गया। ठीक है, तो परंपरागत गोरखा भर्ती यानी कि गोरखाओं की भर्ती कब से चल रही है, तो वर्तमान का सिनेरियो हम लोगों ने समझ लिया कि ठीक है अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, चीज़ें कैसे बदल रही है और सिचुएशन क्या बनी हुई है। लेकिन इस बदलती सिचुएशन के बीच हम लोग को ये भी समझना होगा कि हमारी पुरानी सिचुएशन क्या है और कब से गोरखा रेजिमेंट जो है वो चल रही है। तो गोरखा सैनिकों की भर्ती भारतीय सेना में 1815 में शुरू हुई। 1815 में क्यों शुरू हुई, क्योंकि इसी बीच ये देखा गया कि नेपाल और ब्रिटिश सरकार के बीच में गोरखा युद्ध हुए 1814 से 16 तक। अब जब गोरखा युद्ध हुआ तो गोरखा युद्ध में अंग्रेजों ने एक खास चीज़ नोटिस की कि नेपाल के जो लोग हैं ना, ये लड़ने में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से लड़ते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के लोग बहुत मदद कर सकते हैं और सेना को मजबूत कर सकते हैं। तो इनके इसी वीरता, शौर्य और कौशल को देखते हुए अंग्रेजी सेनाओं को लगा कि भैया इनको लेना चाहिए, इनकी भर्ती करवानी चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि युद्ध कला, साहस और अनुशासन से प्रभावित होकर के गोरखा रेजिमेंट बनाई गई, उनको भर्ती कराया गया, उनका काम जो था वो शुरू हो गया। सिर्फ बात जो थी वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश शासन तक ही सीमित नहीं रही। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो भारत ने 1947 में एक त्रिपक्षीय समझौता कर लिया, जिसमें ब्रिटिश सरकार, साथ साथ में भारत और नेपाल शामिल थे। तीनों ने मिलकर के ये फैसला किया कि भारत गोरखा रेजिमेंट को कंटिन्यू करेगा और नेपाल के लोगों की अपनी सेना में भर्ती करेगा जो भारत के लिए काम करेंगे। तो ये वाले जो मामला था ये भी शुरू कर दिया गया। तो त्रिपक्षीय समझौता जो था वो समझौते के तहत ही अभी तक सभी चीज़ें कंटिन्यू होती हुई आ रही थी। कंटिन्यू होती हुई नहीं आई है, बल्कि कुछ बड़े योगदान भी रहे हैं गोरखाओं के। जैसे कि 1857 के विद्रोह में हम लोगों ने देखा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया था और देश को बचाने के लिए काम संभाले। बट 1857 का विद्रोह पूरी तरह सफल नहीं हुआ था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हम लोगों ने देखा कि जब 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ तो चीनियों के सामने हमारे जो नेपाली भाई थे वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने डटकर सीमा पे सबका सामना किया और अच्छा प्रदर्शन किया, चीज़ों को संभाले रखा। 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ वहाँ भी इन्होंने अपने शौर्य का पूरा प्रदर्शन किया और अच्छे से लड़ाई लड़ी। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ वहाँ भी इन्होंने अच्छे से लड़ा और पहाड़ी क्षेत्रों में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, क्योंकि पहाड़ों के ये आदी होते हैं, इनको अनुभव होता है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ पर पछाड़ दी पाकिस्तान को, ये हम लोगों ने देखा। अब सैन्य संबंध जो है वो हमारे लगातार अच्छे चल रहे हैं। बेशक सिचुएशन बिगड़ रही है, भर्तियां नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो हमारी सुधरती चली आ रही हैं। दोनों देशों के बीच संबंध काफ़ी अच्छे हो गए हैं। 2024 में ही हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नेपाल का दौरा किया और नेपाल में इन्हें नेपाली सेना के जनरल का मानद पद भी प्रदान किया गया था। ठीक इतना ही नहीं, बल्कि नेपाली सेना प्रमुख भी फिर बाद में भारत आए। नेपाली सेना प्रमुख जो है वो जनरल अशोक राज सिंगडेल हैं। तो ये जब भारत आए तो उनके साथ भी हम लोगों ने सेम बिहेवियर किया और उसके बाद में भारतीय सेना के जनरल का मानद पद जो था वो हमने इनको प्रदान कर दिया। तो चीज़ें इनकी इस प्रकार से मैनेज हुई। तो बेशक संबंध बदले हैं, चीज़ें बदली हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत और नेपाल के संबंध वहीं के वहीं हैं, ज्यों के त्यों बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। और हम लोग जैसे भी आपस में कोऑपरेट कर पा रहे हैं, कोऑपरेट करते हुए चल रहे हैं। हालांकि बातचीत चल रही है कि वापस से फिर दोबारा गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होगी, चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे, अच्छा करेंगे, बट कब तक और कैसे ये सब कुछ देखा जाना, समझा जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी आप लोग को क्लियर हो गया कि करंट अफेयर के हम लोग का क्या मामला चल रहा था, क्या न्यूज़ थे, आप लोगों ने अच्छे समझा कैसे गोरखा रेजिमेंट शुरू हुई। ठीक है, हमारी भारतीय सेना में ये आप समझ गए हैं और वर्तमान में संबंधों की स्थिति क्या है वो, और ये भी आप समझ चुके हैं कि गोरखा से अगर सैनिक भर्ती नहीं हो रहा है तो उसके बावजूद भी हमें कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा, हम लोग वहीं के हैं। ठीक है, तो इसी का आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि गोरखा सैनिकों की भर्ती है, सेना में भर्ती की शुरुआत कब हुई, 1815, 1857, 1847 या फिर 1815, 1857, 1947 या 1962। ये चार ऑप्शन आप लोग की स्क्रीन पर हैं। आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, बाद वाले लोग, ये दोनों ही विकल्प आप लोग के लिए अवेलेबल रखे गए हैं। ओके, ओके।
ठीक है, तो 1815 जो है वो उसके लिए सही आंसर है। तो बस आज की क्लास में इतनी ही बातें करते हैं। तो जितनी महत्वपूर्ण बातें हमें आज की क्लास के लिए करनी थी वो सारी बातें हो चुकी कंप्लीट, और यह सभी चीज़ हम लोगों ने पूरी कर ली है। तो बाकी की बातें करेंगे हमारे आने वाले सेशंस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। अब इन्हीं गोरखाओं की अगर हम बात करें तो नेपाली गोरखा जो थे वो एक अरसे से नेपाल के अंदर काम करने के बाद इंडियन आर्मी के अंदर जाते थे और इंडियन आर्मी के अंदर एक बहुत वक्त गुजारा है। लेकिन कुछ वक्त से, कुछ अरसे से ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से इंडिया वाले नेपाली गोरखों को अपने मुल्क के अंदर शामिल नहीं कर रहे। और अब तो कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि भाई नेपाली गोरखों को जानबूझकर शामिल नहीं किया जा रहा। और अब तो इंडियन मीडिया ने ये बात भी साबित कर दी और कह दिया है कि नेपाली गोरखों को अब शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि नेपाली गोरखों की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से नेपाली गोरखा डिमांड कर रहे हैं, जिस तरीके से नेपाली गोरखा जो बात कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि नेपाली गोरखों के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है। बाय द वे अगर हम बात करें नेपाली गोरखाओं की, तो नेपाली गोरखों को चाहिए कि नेपाली गोरखा अच्छे तरीके से काम करे अपने मुल्क के लिए और अपने आने वाले वक्त के लिए, ताकि नेपाल और इंडिया के जितने भी ताल्लुकात ख़राब है उस ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, उन ताल्लुकात को अच्छे तरीके से काम किया जाए और इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। अब नेपाली गोरखा तो चाहते हैं कि इंडियन आर्मी के अंदर काम करे, लेकिन हो नहीं पा। अगर इसी तरीके से चलता रहे तो नेपाल के लिए काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस बन जाएंगी और नेपाल के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे इंडिया नेपाल के बीच में ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि इंडिया नेपाल के बीच में जितने भी ताल्लुकात है वो ठीक हो जाए, नेपाली गोरखा वहाँ पे जाके काम करे, वहाँ के आर्मी में काम करे।